कल मैंने आप लोगों को एक टास्क बोला था, देखिए आप लोग देखो, अगर देख के आएंगे तो आप लोग का आज फायदा होने वाला है, और अगर नहीं देख के आए तो आप लोग का नुकसान होगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले इलेक्ट्रिक करंट का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि करंट का एक बेसिक पे मैंने एक लेक्चर अपलोड करके रखा हूँ, आप लोग उसको एक बार देख कर आओ। तो जिन्होंने देखे उनके लिए प्लस पॉइंट है ना, और ऑनलाइन वालों के लिए भी है कि जो बाद में लेक्चर ये सुनेंगे वो पहले वो वीडियो को देख ले फिर ये लेक्चर को सुने, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। बहरहाल चैप्टर नंबर 4 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है। अगेन फिजिक्स का एक हिस्सा है। उसके नाम में पहले तो आप देखो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में पढ़ते हैं, 9th में पढ़े हैं, बट अभी फिलहाल एक शॉर्ट में रिव्यू 3 चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़े थे बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। करंट का बेसिकली मतलब ही होता है फ्लो होना। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते हुए देखेंगे तो कंडीशन ये है कि वायर में तो इलेक्ट्रॉन पहले से है ना, वायर में इलेक्ट्रॉन पहले से, तो फ्लो क्यों नहीं हो रहे? जैसे ये वायर है, ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। सवाल ये है कि मैं जब इसको टच करता हूं तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा? पावर नहीं है, चार्ज नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ही तो चार्ज बोलते हैं बच्चे। कंडक्टर है तभी तो इसमें से करंट पास होता है। अच्छा बाहर नहीं, मतलब अंदर तो फ्लो होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट करूं तो बल्ब जलेगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ, अच्छा चलो रबर की कोटिंग निकाल देते, अब फिर भी करंट फ्लो होगा? नहीं सर, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन तो है मगर उसमें हम लोगों ने पढ़े वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो फिर क्यों नहीं फ्लो? यस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सर। हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़े हैं, एनर्जी हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। कोई भी चीज हमेशा हायर से, झरना ऊपर से नीचे आता है ना, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट पढ़े थे, 2 टैंक लिए थे, एक हायर लेवल पर रखे थे, एक लोअर लेवल पर, दोनों को वाटर पाइप से कनेक्ट किए थे। फिर हम लोग देखे थे कि हायर वाले से लोअर की तरफ पानी क्या होने लगा था? फ्लो होने लगा था। आसमान से बिजली जमीन पर क्यों आती? वही रीजन है, आसमान पे पोटेंशियल ज्यादा है, जमीन पे पोटेंशियल क्या है? कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, वो जो बिजली है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली क्या है? बच्चे पूछते हैं कि सर करंट देख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप देखते हैं, करंट डेली लाइफ में देखते हैं। आप स्पार्क जो देखते हैं अपने स्विच बोर्ड्स में, वो क्या है? करंट। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वो हम लोगों को दिखते हैं स्पार्क के फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे उसकी कंडीशन, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोबाइल के अंदर बैटरी है, घर के अंदर देखो इन्वर्टर के साथ में बैटरी है। बैटरी क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोग ने वो वीडियो देखे तो उसमें मैंने बैटरी का भी एक्सप्लेनेशन बताया कि बैटरी कैसे काम करती है। एक आदमी है, उसको अंदर बंद करके रखे, वो उठा के बॉल रख रहा है, वो भी एक्सप्लेन किया कि बैटरी बेसिकली क्या करती है। बैटरी में 2 एंड है, एक पॉजिटिव एंड है और एक, वहां पर होता क्या है, एक एंड हायर पोटेंशियल पर होता है, एक एंड लोअर पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ क्या होते रहते हैं? फ्लो होते हैं। दैट्स इट। सो अगर कोई आपसे पूछे कि वायर में इलेक्ट्रॉन है, हाँ वायर में इलेक्ट्रॉन है, क्या वो फ्लो हो रहे हैं? नहीं, वो फ्लो कब होंगे? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल। फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है भैया? वायर के 2 एंड है, मगर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो तो बैटरी क्या क्रिएट करेगी? एक एंड को हायर पोटेंशियल दे देगी, एक एंड को, तो हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं?
कोई दिक्कत? पहली चीज क्या थी बच्चे लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चे लोग? V से। अच्छा, ये तो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं। फॉर्मूला वाइज बोलेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज। मेरे को इस एंड से उठाकर चार्ज को इस एंड पर लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इसी को मैं क्या बोलता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज नोन एज व्हाट बच्चा लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं लोग? समझ में आया? तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्यू बोले तो चार्ज। क्यू का मतलब क्या है बच्चे लोग? चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो जूल पर कूलम या फिर आप बोल सकते हो वोल्ट। क्या बोल सकते हो? एलेक्जेंड्रा वोल्टा वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम हम लोग को बैटरी बनाकर दिया था। इसके लिए उसके ऑनर में हम लोगों ने क्या रख दिया? यूनिट वोल्ट। कोई दिक्कत? अब मैं देखो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, मैंने पहले बताया, खाली रिव्यू दे रहा हूं ताकि मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूं उनके लिए जो चैप्टर वो वीडियो नहीं सुने। वीडियो में बहुत लंबी कहानी बताया हूं मैंने करंट की, बहुत डिटेल में फाइटिंग वाइटिंग हम लोग ने देखे टेस्ला और एडिसन की। बहरहाल तुम लोग गरीब लोग हैं, सॉरी बहुत क्या बोलते हैं, बिजी लोग हैं, टाइम नहीं रहता है तुम लोग के पास। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर? अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करंट। करंट को हम लोग लिखते हैं आई से। किसे लिखते हैं? व्हाट इज करंट? देखो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? पानी बहता है तो हम लोग बोलते हैं करंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? एयर फ्लो रही तो बोलते हैं करंट ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या बोलेंगे? करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया और रेट का मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टाइम। चार्ज है तो ऊपर क्या आएगा? क्यू। ये किसके बराबर हो गया? आई। अब चार्ज की यूनिट अभी बताया था कूलम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड बोलिए या फिर आप इसको एम्पियर बोलिए, बात क्या रहेगी? सी। करंट की यूनिट क्या रहेगी? कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरी चीज पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या था? ये भी 9th में पढ़े थे। रेजिस्टेंस वो जो करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। वायर में कोई बैठा नहीं है, ऐसा रस्सी पकड़ के फेंकता है इलेक्ट्रॉन, जाने नहीं दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर कैसे रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन? हम लोग ने पढ़े थे कि भैया मान लो ये वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो एक दो इलेक्ट्रॉन तो जा रहे नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जैसे तुम लोग को एक साथ छोड़ दो तो तुम लोग एक दूसरे से लड़ते हुए जाएंगे कि वो धक्का दे रहा, वो धक्का दे रहा, दरवाजे से लड़ते हुए जाएंगे ना भाई। सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। इलेक्ट्रॉन भी सब एक साथ जा रहे हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। जिस कंडक्टर से फ्लो हो रहे उसके वॉल से टकराते हैं और टकराएंगे तो रुकेंगे ना, टकराएंगे तो क्या होंगे? और इस रुकावट को हम लोग क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। इस रुकावट को हम लोग क्या बोलते थे? समझ में आया? तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते थे। किससे लिखते थे? आर से। और हम लोग ने एक लॉ पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते थे ओम्स लॉ। क्या बोलते थे बच्चे लोग इसको? ओम्स लॉ। क्या बोलते थे इसको? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता था बच्चे लोग? कि V किसके बराबर है? IR। V किसके बराबर है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन कौन देता था? ओम्स लॉ। याद रहेगा? ये भी प्रूव किया था, अगर याद है, बिल्डिंग बनाए थे, पानी गिरा रहे थे टाकी में से, स्पीड जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा स्पीड, जितनी कम हाइट उतने गिरने की स्पीड कम। ठीक है, नहीं देखे आपकी गलती। V इक्वल्स टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। याद रहेगा? अच्छा, रेजिस्टेंस को हम लोग, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ये ओम का सिंबल, ये ओम का सिंबल। क्लियर? अच्छा, एक बात समझ लो, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं पहला इफेक्ट। देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वो जब आपस में टकराते हैं बच्चे लोग, टकराने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अरे टकराएंगे तो रुकेंगे,
और उस रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मगर ये बात भी हम लोग को पता है कि जब आपस में इलेक्ट्रॉन टकराए, जैसे आप अपने हाथ को टकराओ तो देखो हीट प्रोड्यूस होती है, चेक कर लो, रब करके देखो, हल्का सा हीट बनती है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो इससे एक बात समझ में आई कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। अरे जब करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। क्या प्रोड्यूस होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इफेक्ट पढ़ना ले? हीटिंग इफेक्ट। ये लिख लो। तो मैं पहला इफेक्ट स्टार्ट करता हूं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। यहां पर देखो बच्चों, तो मैंने बोला कि हम लोग पहला इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला इफेक्ट कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि हीट कहां से आ रही है ना? देखो, आप जब भी किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो करते हो तो उस कंडक्टर के अंदर हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस देख लो, चाहे फैन हो, लाइट हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा बहुत गर्म होता है क्योंकि रेजिस्टेंस तो हर किसी के अंदर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और हम लोग अपने घर के अंदर ऐसे बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं जहां पर हम लोग पर्पसली चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो। हीटर है, गीजर है, आयरन है, टोस्टर है, अवन है, इन सब में हम लोग पर्पसली चाहते हैं, करंट देकर बदले में चाहते हैं कि हम लोग को हीट मिले। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं या अमाउंट ऑफ करंट उनके अंदर से क्या फ्लो करवाते हैं? ज्यादा फ्लो करवाते हैं, ताकि करंट भी क्या हो? ज्यादा फ्लो हो, और रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, और हीट एनर्जी भी क्या मिले? ज्यादा मिले। आपके घर में आप पुराने टाइम पर, अभी तो हम लोग स्टोव वगैरह यूज करने लगे, गैस वगैरह, पुराने टाइम पर ना एक इलेक्ट्रिक हीटर आता था, गांव वगैरह में आप लोग देखेंगे, उसमें से एस शेप की स्प्रिंग होती है, आप जब उसको हीट करते तो वो एकदम रेड हॉट हो जाता था और खाना उस पर पकता था। देखिए, उसके अंदर जो कॉइल होता था ना बच्चों, कुछ ऐसा दिखता था, ध्यान से देखो, ऐसे शेप। इवन आप लोग जो बल्ब देखे हो ना, बल्ब, उसके अंदर देखो जो ग्लास के रॉड होते हैं, तो उसके बीच में एक पतला सा वायर होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता, वो भी कॉइल होता है। कभी उसको ध्यान से देखोगे ना तो एक तो पहले से बहुत बारीक होता है, कभी कभी वो अगर हट जाए तो हम लोग बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। बट इन केस अगर वो टच है तो कभी ध्यान से देखना, उसमें एकदम बारीक सा वायर होगा, वो भी कैसा होता है? अब इन लोग में असल में होता कि स्प्रिंग के जैसा, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं लोग? ये जो शेप है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड शेप। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा ना, इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो देखो स्ट्रेट वायर अगर रहेगा, ध्यान से देखो बच्चों, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हाँ है ना? पंखा 10 मिनट के लिए चलेगा तो कम गर्म होगा, 10 घंटे के लिए चलेगा तो ज्यादा गर्म होगा। मतलब जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उसके अंदर हीट एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ये बात तो लॉजिकली समझ में आती है। तो देखो, अगर मैं इस वायर में करंट फेंकूं, फ्लो करवाऊं, तो क्या होगा? सर यहां से करंट डायरेक्टली यहां आ जाएगा कम टाइम में, बट यहां पर देखो उतनी लेंथ है, लेंथ उतनी है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। अब करंट क्या करेगा? घूमेगा ना अंदर ही अंदर, तो उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। टाइम ज्यादा तो हीट एनर्जी भी क्या होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सोलेनॉइड शेप देते। कौन सा शेप देते? अब बिकॉज ऑफ दैट ये मटेरियल हीट होते हैं और इनके अंदर से लाइट क्या होती है? एमिट होती है। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये बल्ब भी ऐसी होता था, है ना? अब हम लोग बेसिकली ये जो मटेरियल यूज करते हैं ये हीट होने वाले हैं, इनका टेम्परेचर बहुत हाई जाने वाला है, इतने हीट होते हैं कि इसमें से लाइट निकलने लगती है। तो भैया इतनी हीट ये लोग के अंदर पहुंचने वाली है, तो ये लोग लो मेल्टिंग पॉइंट के मतलब डिवाइसेस नहीं हो सकते। लो मेल्टिंग पॉइंट के अगर मेटल हुए तो ये तो मेल्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स या फिर अलॉयज का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर या तो नाइक्रोम यूज करते हैं या तो टंगस्टेन, या तो नाइक्रोम यूज करेंगे या तो टंगस्टेन। नाइक्रोम जो है ना बच्चे लोग, ये एक्चुअली एक एलॉय है, और टंगस्टेन तो मेटल है।
हम लोग को पता है टंगस्टन बहुत हार्ड मटेरियल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3450 डिग्री सेल्सियस का है। इतने हाई टेम्परेचर तक के ये लोग क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये हाई टेम्परेचर वाले डिवाइस लगाने से करंट इसमें से फ्लो भी होगा और ये मेल्ट भी नहीं होगा और हम लोग को लाइट भी मिलती रहेगी, है कि नहीं? यही चीज हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में या फिर ओवन में हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन। और यहाँ ओवन के जब हम लोग बल्ब के अंदर ये टंगस्टन को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? एमसीक्यू में पूछता है कि फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है, तो हमेशा बताएंगे फिलामेंट टंगस्टन का बना। इसके अंदर हम लोग या तो नाइट्रोजन या तो वैक्यूम भरते हैं। वैक्यूम मतलब उसके अंदर एयर नहीं है। देखो तो ग्लास फोड़ते हो बल्ब तो अलग सी आवाज आती है, वो वैक्यूम की वजह से। या फिर उसके अंदर क्या भरा है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन भर देते ना, क्यों नहीं भर सकते? अंदर आग लगी पड़ी है पहले से, 3000 डिग्री सेल्सियस 2500 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग बोल रहे हैं सर एक काम करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल देते हैं, मतलब आग लगी थी वाले से थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं, चलेगा? नहीं सर, ठीक है सर ना, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते, वो आग बुझा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग नाइट्रोजन ऐड करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है। आपका मान है जितना चाहो यूज करो, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, दूसरा नाइट्रोजन एक्चुअली क्या करता है ना, ये देखो जब ये गर्म होता है ना तो इसकी सराउंडिंग का ये जो बल्ब है वो भी गर्म होता है। नाइट्रोजन फटाफट हीट ट्रांसफर करने में क्या करता है, मदद भी करवाता है, ताकि वो बल्ब ना मेल्ट हो जाए। कांच का जो ग्लास है बहुत हॉट हो जाता है, 5 मिनट जलाओ उसके बाद हाथ नहीं रख सकता है उसको, इतना गर्म हो जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? पॉज है ना भैया, इतनी गर्म चीज आप सडनली उसको ठंडा करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? हीटिंग इफेक्ट समझ में आया बच्चे लोग? अब सवाल ये उठता है कि सर वो जो हीट एनर्जी बन रही है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी हीट एनर्जी बनी है, या मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसका अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। एक डेरिवेशन है 3-4 अलग अलग फॉर्म में, एक ही चीज है हीट एनर्जी है, उसको 4-5 फॉर्म में उसने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, ताकि डिपेंडिंग अपन दी क्वेश्चन की क्या चीज गिवन है आप उसके हिसाब से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आंसर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग उसको डिराइव करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो सब। अच्छा, ये टंगस्टन पे एक बात याद है मुझे भी, देखो टंगस्टन पे एक स्टोरी है, मैं हर साल बच्चों से शेयर करता हूँ। ये जो टंगस्टन मटेरियल है ना, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी उसमें खाली शॉर्ट में 2 एथलीट रहते हैं, दोनों की मतलब दोनों रेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं ओलंपिक्स में। और उन दोनों को ये बात पता रहती है कि हम लोग दोनों में से ही कोई इस साल ओलंपिक्स को क्या करेगा, जीतेगा। तो एक दोस्त जो रहता है वो अपने दूसरे वाले दोस्त को बोलता है एक फ्रेंडली रेस करके देखते हैं कौन जीतेगा। तो दूसरा वाला दोस्त रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है कोई मसला नहीं। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। उसके रास्ते में दूसरे वाले ने, जिसने बोलता है ना कि एक फ्रेंडली रेस करते हैं, वो क्या करता है, दूसरे वाले दोस्त के रास्ते में टंगस्टन का पतला सा वायर क्या कर देता है, बांध देता है। अभी जब भागता है तो टंगस्टन की वायर से टकराता है और उसका पैर कट जाता है। अभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट, और उस साल कौन जीत जाता है, दूसरा वाला दोस्त। ऐसा स्टोरी है ये बताने के लिए कि टंगस्टन जो मेटल है वो कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है। पता नहीं आप लोगों ने एक मूवी देखे है जिसका नाम है वॉर। उस मूवी में ना ऋतिक रोशन वो चेस करता है, क्या नाम है दूसरा वाले, टाइगर श्रॉफ। उसमें एक जगह दिखाया है कि उसकी बाइक एक वायर से लड़के गिर जाती है, फिर ऋतिक रोशन अपनी बाइक को स्टैंड में लगाता आता है, उस वायर को प्लग करता है। देखिए बेसिकली वो मटेरियल टंगस्टन है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है वो कि बाइक लड़के गिर गई। समझ में आ रहा है? तो टंगस्टन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इसकी बात करना ले। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग को बात करना है कि कितनी हीट एनर्जी बनेगी। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, पावर का, वर्क अपॉन टाइम, है ना? वर्क अपॉन, याद है कि नहीं सबको? और हम लोग ये भी पढ़े थे वर्क को हम लोग एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़े थे सेकंड वाला, वर्क एंड एनर्जी। याद है सबको? तो वर्क की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ चलो, एनर्जी लिख सकता हूँ। वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ, या एक काम करते हैं फिलहाल इसको वर्क के फॉर्म में, ठीक है?
अच्छा अभी कुछ देर पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ W अपॉन T। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने V का एक फॉर्मूला पढ़े थे बच्चे लोग, W अपॉन Q, याद है क्या? तो अगर मैं Q को यहाँ फेंक दूं तो V इंटू Q किसके बराबर हो जाएगा? W के, हाँ या ना? तो मैं W की जगह क्या लिख सकता हूँ? V इंटू Q डिवाइडेड बाय T। और चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पावर का एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। समझ में आया? आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हो बच्चे लोग, सबकी पावर रेटिंग होती है। कोई 20 वाट का, कोई 40, बल्ब लेकर आते हैं 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 100 वाट, है ना? तो ये वाट इज द यूनिट फॉर पावर, वाट इज द यूनिट फॉर पावर। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। आप V को I से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे लोग? ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, पावर का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े थे? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग? अरे भैया एनर्जी होगी तभी काम होगा ना। आप समझो ना, आप यहाँ से छूट के घर पे जाते हो और आपका घर 10 माले पे, लिफ्ट भी बंद है, ठीक है? आप 10 माला पैदल चल के गए और आपने जैसे ही बेल रिंग की, अम्मी ने दरवाजा खोले, बाहर ऐसा हाथ निकाले, 10 रुपए की नोट दिए, बोले जा नरम पाव लेके आ। आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं जाऊं, मैं काम करने वाला, मेरे अंदर एनर्जी बची, मतलब काम करने के लिए क्या चाहिए? तो मैं वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ? बट यहाँ कौन सी एनर्जी की बात चल रही है? हीट एनर्जी। इसलिए मैं यहाँ पर कौन सी एनर्जी लिख देता हूँ? हीट। कौन सी एनर्जी लिख देता हूँ? डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय, सही है ना भैया? तो अगर मैं टाइम को इधर फेंक दूं तो पावर इनटू टाइम किसके बराबर हो जाएगा? हीट है। H डॉट E बोले तो हीट है, सही है चलो। ये एक फॉर्मूला हो गया। आपको हीट एनर्जी निकालना है तो सिंपली कितने डिवाइस का, जो डिवाइस है उसका पावर कितना मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितना टाइम चला, ये आपको क्या दे देगा? हीट एनर्जी। क्लियर? अच्छा, दूसरा पावर का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, VI। पावर किसके बराबर है? तो मैं यहाँ पर पावर की जगह क्या लिख सकता हूँ? और पहले से क्या था? T। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी का, VI इंटू, अरे आया ना बच्चा लोग? दो फॉर्म हो गए, मैंने बताया ना 4-5 फॉर्म दिया हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़े थे, याद है? बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किस क्या होता है बच्चे लोग? कि V किसके बराबर है? IR के। तो मैं यहाँ पर V की जगह पर क्या रख सकता हूँ? रख दो वहां पर V की जगह पर IR। तो IR पहले से क्या प्रेजेंट है? ID। तो ये भी किसका फॉर्मूला हो गया? हीट एनर्जी। I इंटू I, I स्क्वायर RT इज इक्वल्स टू व्हाट? हीट एनर्जी। ये भी फॉर्मूला है। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, जितने ज्यादा टाइम के लिए चलेगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी। इसको एक्चुअली जूल्स लॉ बोलते हैं। हम लोगों को बुक में वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये बेसिकली क्या है? जूल्स लॉ। हम लोगों को वो बताया नहीं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक फॉर्म और निकाल सकते हैं। अगर मैं R को नीचे लेकर आऊं तो V बाय R किसके बराबर होगा? I के। हाँ ना बच्चों? मतलब इस फॉर्मूले में मैं I की जगह क्या रख सकता हूं? तो यहाँ पर I की जगह पर क्या रखते हैं? V अपॉन R, सही है ना? V इंटू V कितना हो जाएगा? V स्क्वायर T अपॉन R। ये भी किसका फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, डिपेंडिंग अपन दी क्वेश्चन की क्या चीज गिवन है उसके हिसाब से कोई एक फॉर्मूला क्या करो, यूज करो। समझ में आया बच्चों? अच्छा, देखो हम लोग ने, अगर आपको याद हो, मैंने हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, पावर इनटू टाइम। क्या लिखा हूँ बच्चों? पावर की यूनिट क्या होती है? किलोवाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट भी बोल सकते हो, किलोवाट भी बोल सकते हो। और टाइम की यूनिट क्या होती है? आर। टाइम की यूनिट क्या होती है? आर। मैं ये किलोवाट आर में क्यों लिख रहा हूँ? उसके पीछे रीजन है। अपने घर में जितने भी डिवाइसेस चलते हैं उन सब की मीटर के अंदर यूनिट गिरती है, रीडिंग गिरती है, याद है कि नहीं? मीटर जब आपकी लाइट की बिल आती है तो आप उसमें देखो लिखा रहता है 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट इस महीने की। ये यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक यूनिट का मतलब क्या होता है? मीटर में जो एक यूनिट चेंज होती है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। उसका मतलब क्या होता है चलो? 1 किलोवाट आवर बोले तो एक यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर बोले तो कितना होता है? एक यूनिट होता है।
मतलब कि अगर आपके पास एक 1000 वैट का डिवाइस है, कितने वैट का, 1000 वैट का डिवाइस है, और वो अगर 1 घंटा चले, कितना घंटा चले, तो उसकी वजह से जो बिल गिरेगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट बिल हो रहा, जो रीडिंग गिरेगी वो कितनी होगी, 1 रीडिंग। समझ में आया? तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं, घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबका पावर रेटिंग होता है मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम वो चला है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट। आंसर किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा, और किलोवाट आवर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, यूनिट। तो लेट्स से महीने भर में 500 यूनिट गिरी, कितनी यूनिट, और 1 यूनिट का कंपनी 10 रुपया चार्ज कर रही है, तो आप बोलेंगे 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000। तो आपकी लाइट की बिल कितनी की आएगी, 5000। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से लाइट की बिल क्या होती है, हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में बात करेंगे तो किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर में। किस में निकालते हैं बच्चे लोग? बट आप बोलेंगे सर एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो आप चाहो तो इसको जूल में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो वो बता रहा हूं। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वैट ना, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकंड। वैट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। वैट का मतलब क्या होता है, अरे पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है ना, पावर की यूनिट हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आप उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1000 जूल पर सेकंड इनटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड 3600 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आया जूल में, अरे आया ना भाई। पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करूं 1 2 3 4 5 6 तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये समझा क्या, पॉइंट शिफ्टिंग आती है कि नहीं आती? अच्छा ठीक है, मतलब ये समझिए, ठीक है। अभी मैं उस पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना चाहता, इतना बेसिक है यार। जब हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पॉइंट था ना, मैंने कितनी बार शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 लाख। अरे आया ना, 10 लाख को 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ना, और 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 के पावर में 6। अरे आया ना, 1000 का मतलब क्या है, 10 के पावर में 3, 10,000 का मतलब क्या है, 10 के पावर में 4, लाख का मतलब क्या है, 10 के पावर में 5, तो 10 लाख का मतलब क्या होगा, 10 के पावर में 6। तो बोलने का मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मैं ये एक्चुअली कन्वर्जन बता रहा था आप लोग को। आप बोल सकते हो कि सर एनर्जी की यूनिट तो जूल पढ़े ना हम लोग, तो जूल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, किलोवाट आवर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और यूनिट के टर्म्स में भी। बट हम लोग बेसिकली किस में बात करेंगे, ये 2 यूनिट पे, इसमें हम लोग को बात करने की जरूरत, कन्वर्जन था इसके लिए बता दिया, याद रहेगा। हम लोग लाइट की बिल किस में निकालेंगे, यूनिट्स में, और यूनिट में निकालने के लिए आंसर किस में होना चाहिए, किलोवाट आवर में होना चाहिए। मतलब पावर अगर रेट में दिया है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, टाइम सेकंड और मिनट में दिया है तो आवर में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद आंसर कैलकुलेट। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत, यहाँ तक के क्लियर है। हीट एनर्जी निकालना सीख गए हम लोग, कितनी एनर्जी बन रही है ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो होता क्या है बच्चे लोग, जब अपने घर के अंदर जब हम लोग वायरिंग की बात करते हैं तो अपने घर में 3 तरीके के वायर आते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। लाइव वायर करंट लेकर आता है, न्यूट्रल वायर करंट लेकर जाता है, अर्थिंग का वायर सेफ्टी के पर्पस के लिए होता है। अर्थिंग का वायर, हम लोग के घर के अंदर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनकी बॉडी मेटल्स की बनी होती है। मान लो लाइव वायर के बीच की कोटिंग निकल गई और वो बॉडी से कांटेक्ट में आया तो करंट तो उसके अंदर भी आने लगेगा, और कहीं आप उसके कांटेक्ट में आए तो करंट आपके भी अंदर आने लगेगा, शॉक लगेगा। इसीलिए हम लोग अर्थिंग का वायर क्या देते हैं बच्चे लोग, अर्थिंग का वायर होता है सेफ्टी के पर्पस के लिए। एक वायर होता है जो सीधा जाता है जमीन के अंदर, जो सीधा कहां जाता है, जमीन के अंदर। आप लोग मीटर बॉक्स में जाकर देखो, एक वायर सीधा जमीन में गए, वो कौन सा वायर है, अर्थिंग वायर, सेफ्टी के पर्पस के लिए यूज होता है। अब होता क्या है, अर्थिंग के वायर से मान लो कोटिंग निकल गई, मेटल की बॉडी कांटेक्ट में आई, अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, वो या तो आपके बॉडी से जाए या तो अर्थिंग के वायर से। बट जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट क्या जाएगा, ज्यादा। अर्थिंग वाले वायर में रेजिस्टेंस कम है, इसलिए वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाता है, होता जाता है। और हम लोग जब टच करते हैं थोड़ा करंट लगता है, फिर हम लोग देखो फ्रिज वगैरह में अक्सर लगता है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते तो बोलता अर्थिंग उतर रही है। सुने है कि नहीं भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो वायर है वो किसके लिए, सेफ्टी के पर्पस, किसके लिए, सेफ्टी के पर्पस के लिए।
2 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस दे दो फिर कल कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रहा था बच्चे लोग, 3 तरीके के वायर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग किसके लिए? सेफ्टी के पर्पस। लाइव करंट लेकर आता है, न्यूट्रल करंट लेकर जाता है। कभी अब इनकी ना ये तीनों की भी कलर कोडिंग होती है, कोई भी वायर किसी भी कलर का नहीं होता, हर एक की कलर फिक्स है। जैसे रेड जो है, रेड और ब्राउन कलर जो है वो लाइव वायर के लिए, रेड और ब्राउन किसके लिए? लाइव वायर। न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लू और ब्लैक होता है, और अर्थिंग का वायर ग्रीन या फिर येलो होता है। इसकी कलर कोडिंग होती है इसलिए ताकि जब कभी कोई वापस से उसको ओपन करे तो उसको समझ में आ जाए कि कौन सा वायर किसके लिए है। बट अपने यहाँ पे तो सब ऐसे ही चलता है, कोई भी वायर लेके आते जो ज्वाइन करके चले जाते, फिर जो आएगा वो अपना ढूंढेगा कौन सा वायर कौन सा। मेरा बताने का मकसद ये है ना, कभी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच की कोटिंग निकल जाती है और वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फिर होता है शॉर्ट सर्किट। चलो शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत बार हम लोगों ने देखे। अब जनरली गर्मी में आप लोग देखते हैं ऐसा होता है कि रात में लाइट कट जाती है ना। अब अपने यहाँ पर ओवरलोडिंग होती है, होता क्या, सबके घर पे एसी, फैन, कूलर सब कुछ एट अ टाइम क्या होता है, चालू होता है। ट्रांसफार्मर से हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, विड्रॉ होता है। अब ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा हीट भी होगी, जिसकी वजह से उसकी कोटिंग क्या होती है, मेल्ट। और अगर आसपास में कोई आग पकड़ने वाली चीज होगी तो उसमें लग जाएगी आग, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब इसमें जब आग पकड़ती है तो लाइट क्या हो जाती है, कट जाती है। अब देखो, अगर ज्यादा करंट फ्लो होकर आएगा तो आपके घर के डिवाइसेस भी तो जल जाएंगे। अरे भैया, हर डिवाइस की अपनी एक पावर रेटिंग है, उसमें से एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट ही जा सकता है कि नहीं। आप उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करेंगे तो आपका डिवाइस तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम लोग अपने डिवाइस को ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या करें, तो हम लोग अपने डिवाइसेस को एमसीबी का यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस। किसका यूज करते हैं? वो जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसको? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। कभी ध्यान से जाकर उसको रीड करेंगे ना तो उस पे लिखा रहता है इतने से इतना वोल्ट वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। उससे ज्यादा वोल्ट आएगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ हो जाएगा मतलब ट्रिप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा, आपका डिवाइस क्या रहेगा, सेफ। लेट्स एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अपनी एसी 300 वोल्ट पे चल रही है, एग्जांपल ले रहा हूं इससे, ठीक है। और अपने घर में, अच्छा पहले एसी पे 300 वोल्ट पे है तो एक दूसरा टॉपिक पहले बात कर लेते हैं। एसी 300 वोल्ट पे चल रही है, आपके घर में तो 220 वोल्ट ही आ रहा है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 220 वोल्ट। सर मेरे घर में तो 220 वोल्ट और एसी कितने पे चल रही है, चलेगी क्या? फिर क्या करें, सप्लाई तो 220 वोल्ट में। कैपेसिटर देखियो, कैपेसिटर देखो, पंखे के अंदर एक व्हाइट कलर का डब्बा होता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। वो एनर्जी स्टोर करके रखता है। कोई भी चीज जब रुकी है ना तो उसको चलाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, बट एक बार वो चालू हो गई तो कम एनर्जी में भी क्या होती है, चलती है। जैसे एक गाड़ी रुकी हुई है, आप अगर उसको धक्का देंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा लोग लगेंगे उसको धकेलने के लिए। बट एक बार वो घूमना स्टार्ट हो गई तो कम लोग ही क्या कर सकते, उसको धकेल सकते। सही बात है। ऐसी एसी को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए। एक बार स्टार्ट हो गया तो लो वोल्टेज में भी क्या होगी, वो चलेगी। तो वो जो इनिशियली धक्का ज्यादा चाहिए वो कौन देता है, कैपेसिटर। उसको धक्का देके चालू कर देता है, फिर वापस से एनर्जी स्टोर करके बैठ जाता है कि इन केस अगर वो वापस से चालू करना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। समझ में आया? ठीक है, वो अलग टॉपिक चलिए। तो मैं बात करता कि मेरे घर में 300 वोल्ट आ रहा है। लेट्स से मेरे घर में एसी 300 वोल्ट पे चल रही है और 400 वोल्ट आ गया ड्यू टू ओवरलोडिंग। कितना वोल्ट आ गया, डिवाइस चलेगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसीलिए क्या लगाए, एमसीबी। एमसीबी के भैया लिमिट है 240 वोल्ट से ज्यादा जाएगा नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर 400 वोल्ट आएगा, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, करंट आगे जाएगा, आपका डिवाइस क्या रहेगा, सेफ। आप लोग देखो अपने इन्वर्टर के अंदर फ्यूज होते हैं, एक रॉड होता है ग्लास का, उसके ऊपर 2 मेटल के कैप होते हैं, पतला सा वायर होता है। इवन फ्रिज में भी वही यूज करते हैं, बाइक्स वगैरह में जो होता है उसमें भी वही फ्यूज यूज करते हैं। ज्यादा करंट जाता है तो वो पतला सा वायर जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। वायर मेल्ट हो गया तो करंट आगे जाएगा नहीं और आपका सारा डिवाइस क्या रहेगा, सेफ। आप लोग देखो मीटर बॉक्स के अंदर कटआउट्स होते थे बच्चों, एक सेरेमिक का मटेरियल, उसको निकाल लो तो लाइट कट जाती। उसको अगर निकाल के कभी देखोगे तो यहाँ एक वायर लगा होता, वो वायर में से करंट फ्लो के ऊपर जाता था।
अगर ज्यादा करंट जाएगा तो वायर हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा, करंट आगे आपका डिवाइस क्या रहेगा। मगर इसमें देखो मेल्ट हो गया तो फिर चेंज करना, बट एमसीबी में फायदा क्या, ट्रिप होगा, वापस से आप उसको क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। समझ में आया। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस है, ये क्या है चलो। इन सब से देखो आजकल अपने एसी फ्रिज में तो पहले पावर लोडिंग की वजह से डिम लाइट हो रही है, रोज कुछ ना कुछ, कभी फ्रिज जा रहा, कभी टीवी जा रहा, अक्सर टीवी जाता था, है ना। क्या हो गया, डिम लाइट की वजह से टीवी खराब हो गई, जैसे डिम होती थी भाग के जाते थे टीवी बंद कर देते, अब भी चल जाएगा, है ना। हम लोग क्या रोज होता था, रोज का मतलब प्रॉब्लम रहता था, लाइट कटी तो खराब हो गया, फिर लेके जाओ 500-600 रुपए का बनवा के लाओ, तो अब्बू परेशान हो जाते थे, ये क्या है चलती कम है बिगड़ती ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया, पक्का लिख लो। तो दूसरा इफेक्ट स्टार्ट। मेरे को साइंस बहुत पसंद है, ठीक है। बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछे कि सर साइंस में आपको ज्यादा क्या पसंद है, तो मैं बोलूंगा मुझे फिजिक्स ज्यादा पसंद है, क्योंकि फिजिक्स में आता है कंसेप्ट और उसको समझाने में मजा आता है। बायो थ्योरी रहता है, उसमें ज्यादा इतना कुछ रहता नहीं है, फिर भी मैं उसको सोचता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वे में बता पाऊँ, बट फिजिक्स खुद ही मजेदार रहता है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में उसको को रिलेट कर पाते हैं, इसके लिए मजेदार लगता है। चलो बैक टू द टॉपिक। तो पहला इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इफेक्ट है बच्चे लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने में क्या हो, आसानी। आप लोगों ने मैग्नेट तो सभी लोगों ने देखा है, और सभी लोग को पता है कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। सेम जो पोल होते हैं वो रिपल करते हैं, मतलब साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और जो अनलाइक पोल है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोग ने पढ़े। और हम लोग ने ये भी पढ़े कि मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट जो होता है उसको आप कैसे भी हैंग करो, वो हमेशा आपको अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल ही दिखाता है। ये बात पता है आप लोग को, इसीलिए कंपास के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं, है ना। वो जो नीडल बना होता है वो किसका होता है, मैग्नेट का होता है। हम लोग को पता है कि अर्थ खुद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ना भैया। अब अर्थ के पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब आप जब मैग्नेट को अर्थ के अंदर हैंग करोगे तो मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, हाँ सर। और मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से आपका मैग्नेट हमेशा आपको अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल कैसा भी हैंग करो, वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन में जाकर रुकेगा, नॉर्थ और साउथ पोल। समझ में आ रहा है, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है, वो हमेशा हम लोग को अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है। दूसरी चीज बच्चे लोग, मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं, ये बात हम लोग को पता है। एक स्टोरी है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट से रिलेटेड, कि एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नस। स्टोरी है, एक कहानी है। मैग्नस गाय बैल चराता था, मतलब चरवाहा था वो एक टाइप का। तो एक दिन वो अपनी गाय बैल लेकर गया चराने के लिए और छोड़ दिया, गाय बैल घास खा रही। वो एक पहाड़ पे एक पत्थर था, उस पर जाके बैठ गया, उस पर अपना चप्पल और लकड़ी वहीं रख के बैठ गया। अब जब उठा, चप्पल में पैर डाला तो चप्पल उस पत्थर से चिपक गया। तो ये डर गया, लकड़ी उठाया तो लकड़ी भी चिपक गई। तो इसको लगा कि नीचे कोई भूत होता है, कोई चुड़ैल उड़ैल है जो मेरा चप्पल और लकड़ी क्या कर रही है, छीन रही है। तो ये पैर, चप्पल में से पैर निकाला और भाग के गया गाँव में। बोला, गाँव वालों, पत्थर के नीचे चुड़ैल है जो मेरा चप्पल और लकड़ी ले रही। गाँव वाले बोले, हाँ ऐसी बात है। बोले, हाँ। बोले, चलो फावड़ा कुदाल लेके खोद के देखेंगे नीचे कौन है। गाँव वाले भी आए, फावड़ा मारे, फावड़ा भी चिपक गया। कुदाल मान रहे, वो भी चिपक गया। अब पक्का बोले गाँव वाले चुड़ैल तो है। मगर एक बुजुर्ग आदमी थे, गाँव वाले तुम लोग के जैसे थे, एक बुजुर्ग आदमी मेरे जैसे थे। तो वो देख रहे थे कि इसमें सिर्फ लोहे की चीज चिपक रही है। अब आप लोग बोलेंगे सर लकड़ी और चप्पल कैसे चिपका, तो लकड़ी में पुराने टाइम में ना लोहा बेस में लगाते थे ताकि लकड़ी घसे नहीं, और चप्पल में कील होती थी, इसकी वजह से वो दोनों भी चिपक गई थी। तो बोले कि इसमें लकड़ी नहीं चिप, इसमें सिर्फ लोहा चिपक रहा है, और जो दूसरी चीज है वो चिपक रही, मतलब कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो लोहे को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि मैग्नेट से पहली बार ढूंढा था, इसके लिए उसका नाम क्या रखे, मैग्नेट। समझ में आया? हाँ, मैग्नेट था ना भाई, लिखेगा जौनपुर।
क्या जाएगा? देखो बच्चे लोग, ऐसे तो मैग्नेट के बहुत सारे टाइप है, बट मैं यहाँ पर फिलहाल जो मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? बार। और आप लोगों को पता है कि किसी भी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के करीब लाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा वाला मैग्नेट है, करीब लाने से, टच करने से नहीं, करीब लाने से पहले ही वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली हर मैग्नेट के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेट को उस मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, मैग्नेट की उस मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, कुछ ऐसी लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइंस। और इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन हम लोग को बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? और इनकी एक खास बात है, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती है। They always originate from north pole and on south pole. याद रहेगा? But inside the magnet they always travel from south to north. But magnet के अंदर हमेशा कहां से कहां जाएंगे? South to north. मैग्नेट के बाहर हमेशा कैसे जाएंगे? नॉर्थ टू। ये लोग कभी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये बुक में नहीं दिया है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्लियर है? मैग्नेट समझ में आ गया? मैग्नेट वो जो लोहे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट वो जिसको आप अर्थ के अंदर हैंग करें तो वो हमेशा अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल दिखाएगा। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत याद रखिए? पक्का? टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, टाइम है आपके पास। तो ये बात हो गई बच्चों किसकी? मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब आप लोग ने नोटिस किए होंगे कि एक क्रेन आती है जिसके नीचे ना एक डिस्क टाइप का मैग्नेट लगा होता है, बहुत बड़ा सा। मिस्टर बीन में देखो कार लिफ्ट करने के लिए एक जगह दिखाया है ना। अब आप देखो, इतना बड़ा मैग्नेट लेकर अगर मैं घूमूं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि कोई बाइक या कार जो है वो कहीं गिर गई है, मेरे को उसको लिफ्ट करने का। लेट्स से कार कहीं पे गिर गई और मुझे उसको क्या करना है? लिफ्ट करना। लेट्स से कार गिर गई है थाने में, ठीक है, और वो मैग्नेट रखा है पनवेल में, तो मुझे वो मैग्नेट को पनवेल से कहाँ लाना पड़ेगा? कैन यू इमेजिन? वो पनवेल से मैं मैग्नेट लेके निकला हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, आसपास से बाइक वाइक भी जा रही है। सर वो बाइक लिफ्ट होगी पता नहीं, बट ये बाकी की बाइक लिफ्ट करेगा। सही बात है ना? मतलब इतना बड़ा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लेके घूमना पॉसिबल दिक्कत वाली बात है। तो फिर क्या करें? बेसिकली बच्चे लोग आपको पता है वो मैग्नेट है ही नहीं। हाँ, वो आयरन है। वो क्या है? आयरन। अब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेटल्स की या कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप किसी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं वो कंडक्टर मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है? तो वो डिस्क में से जब करंट पास होगा तो वो डिस्क किसके जैसा बिहेव करेगी? मैग्नेट के जैसा। और वो क्या कर लेगी? फिर चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अब आपको जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आप कभी ये नहीं सोचे लिफ्ट तो कर लिए, ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? लटकना पड़ेगा ना 20-25 लोग को नीचे से। मैग्नेट ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली इट इज नॉट ए मैग्नेट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देकर उसको मैग्नेट में क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। समझ में आ रहा है? इस घर में भी जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करंट फ्लो हो रहे हैं, बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो मैग्नेट है। वो क्या है बच्चे लोग? और इस प्रॉपर्टी को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ओस्टार्ड। हैंस क्रिश्चियन ओस्टार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बच्चे लोग, यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चर ले रहा था। एंड ड्यूरिंग द लेक्चर उसने एक चीज नोटिस किया। उसने एक सर्किट थी जिसमें से वो करंट को क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था। तो उसने देखा कि उस सर्किट के पास में रखा हुआ कंपास के अंदर का जो नीडल है वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। नीडल क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो नीडल मतलब मैग्नेट है, और मैग्नेट दो ही शर्त पर मूव हो सकता है। एक, आप उसको मूव करो, दूसरा आप उसके करीब में दूसरा मैग्नेट लेकर जाओ, जिसकी वजह से वो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएगी और वो कंपास क्या होगा? मूव होगा। बट उसने देखा कि उसने तो उसको मूव किया नहीं, मतलब टच तो किया नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कि इसके करीब में कोई दूसरा मैग्नेट आया।
बट सवाल ये था कि उसने तो कोई मैग्नेट लाया नहीं। फिर उसने बोला कि शायद हो सकता है इस सर्किट में, सर्किट की वजह से कुछ हुआ, तो उसने ना करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। तो उसने देखा कि पहले जिस डायरेक्शन में नीडल मूव हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीडल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो वहां से वो स्टार्ट ने हम लोग को बताया कि जब किसी कंडक्टर से आप करंट को पास करते हो तो वो कंडक्टर किसके जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और उस कंपास की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और जिसकी वजह से कंपास क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। समझ में आया? तो क्या याद रखेंगे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हम लोग को बुक में ना 3 केस दिया हुआ है बच्चे लोग, तो हम लोग वो तीनों केस को समझेंगे वन बाय वन कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में से पास हो करंट, किसी स्ट्रेट वायर से अगर करंट पास हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये कैसे पता लगाया जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक कार्डबोर्ड लिया है चलो, और इस कार्डबोर्ड के सेंटर से एक वायर को क्या किए, पास किए। कार्डबोर्ड के सेंटर से क्या किए, वायर को पास किया। अब इसमें से लेट से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, समझा? लेट से ये कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड के सेंटर से हम लोगों ने क्या पास किया, एक वायर को पास किए और उसको बैटरी से क्या कर दी, कनेक्ट कर दी, और इसके ऊपर आयरन की फाइलिंग्स, आयरन के पाउडर को क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए। अब जैसे ही इसमें से करंट पास होगा तो जो आयरन की फाइलिंग्स हम लोगों ने स्प्रेड किए थे वो तो रैंडमली पड़ी थी, बट जैसे ही आप करंट पास करोगे आप देखोगे कि इसके अंदर वो जितनी आयरन की फाइलिंग्स थी ना वो सब अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। मैं इसका वीडियो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, शेयर किया हूं मैंने शायद से पहले से, क्योंकि बाकी लेक्चर में बाकी क्लास में पढ़ा चुका हूं तो शेयर कर चुका हूं। तो आप देखोगे कि ये सारे आयरन के पार्टिकल अपने आप को कैसा अरेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सवाल उठता है क्यों? तो देखो भैया, ये जब करंट पास होगा तो आयरन किसके जैसा, ये कंडक्टर किसके जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट, और मैग्नेट के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक, और इन सब के ऊपर वो पाउडर क्या कर रहे हैं अपने आप को, इसीलिए वो कैसा दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। समझ में आया? हाँ या ना बच्चे लोग? अब सवाल ये कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए बच्चे लोग अपने पास राइट हैंड थंब रूल है। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का एक और नाम है, बुक में हम लोग एमसीक्यूज में कभी पूछता है, राइट हैंड थंब रूल आल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। दोनों नाम है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसके लिए बता दे रहा हूं। अभी रूल क्या बोलता है, बड़ा सिंपल रूल है। रूल बोलता है कि मान लो जिस भी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है आप उसको अपने राइट हैंड में क्या करो, होल्ड करो। तो आपका थंब किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो आपका कर्ल्ड फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अगर आप कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आप उसको अपने राइट हैंड में होल्ड करो तो आपका थंब किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका ये जो कर्ल्ड फिंगर है, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये किसको इंडिकेट करने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे मान लो कि भैया ये वो जिसमें से करंट क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ये करंट है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी बनेगी ना, ऐसी कुछ ऐसी। अरे समझा कि नहीं भाई? ऐसा है ना बाहर, ये थंब क्या बता रहा है, करंट। इमेजिन करो करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी बनेगी कि नहीं। अब मैं उसी को टेढ़ा करके दिखा रहा था, समझे कि नहीं? तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा यूज करोगे? क्लियर है बच्चे लोग? पहला केस समझ में आया। दूसरा केस ये था करंट थ्रू स्ट्रेट वायर। ये कौन सा केस था, करंट थ्रू स्ट्रेट वायर। सेकेंड है करंट थ्रू लूप। सेकेंड कौन सा केस है, करंट थ्रू लूप। अब इसको भी समझ लेते हैं। लूप में क्या होता है, देखो यहां पर मैंने एक वायर लिया, कार्डबोर्ड में से निकाला, इसको मल्टीपल टाइम घुमाया और वापस से नीचे लेके चले गए। अब बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें करंट अपवर्ड है लेट से, और यहाँ घूम कर आएगा तो यहाँ पर करंट कैसा होगा, डाउन। सही बात है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी उसको समझना है। तो लूप समझना ना, लूप जैसे भैया मान लो कि ये वायर है, ये अपना वायर है,
है ना। तो अगर मैं वैसे इसका मल्टीपल टाइम टर्न्स बना दूं, 1 2 3 ऐसा, समझ में आ रहा है। ये लूप है, करंट ये वायर लिया था, मल्टीपल टाइम घुमाया और फिर वापस से नीचे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट थ्रू लूप। अब इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग वही गेम लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब। ये कंडक्टर है, मैंने इसको राइट हैंड में होल्ड किया, करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी बच्चे लोग। अरे हाँ है ना, मतलब ऐसी बनेगी। अरे हाँ है ना, बोलो यार। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो नीचे की तरफ है तो अब ऐसा होल्ड करना पड़ेगा। उसने क्या बोला था, कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करो, थंब किसको बताएगा, करंट को। तो मेरा करंट क्या है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखानी पड़ेगी, मतलब कुछ ऐसी बनेगी। हाँ है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये देखो यहां से दिख रहा है कि ये बाहर आ रहा है, यहां से दिख रहा है ना, ये बाहर आ रहा है, जैसे यहां से दिख रहा था बाहर आ रहा है, और यहां से दिख रहा है अंदर जा रहा है, यहां से दिख रहा है अंदर जा रहा है। बाहर कौन से पोल से आता है, मतलब ये कौन सा पोल है और ये कौन सा पोल है, सही बात है कि नहीं भाई, दो पोल बन रहे, मतलब करंट जो लूप से फ्लो होगा वो भी किसके जैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसा। किसके जैसा बिहेव करेगा। और आप अगर इसको याद करो तो ध्यान से देखो, ये कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ऐसा घूमेगा तो क्लॉकवाइज, ऐसा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो कौन सा पोल, और क्लॉकवाइज घुमा तो कौन सा पोल। तो इसको डिजाइन में बना के समझा देता हूं, डिजाइन वाला है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं भाई। एन समझा, डिजाइन वाला, वो रटने के लिए, समझाने के लिए कि अगर एन दिख रहा है मतलब कौन सा पोल है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोल है, समझ में आया। तो एन बनाने का अब आपको क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो नॉर्थ पोल, और डिजाइन वाला एस बनाएंगे तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा है, तो कौन सा पोल, साउथ में आ रहा है कि नहीं भैया। एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज घुमा तो, वैसे बुक में दिया नहीं, वो सब आगे पढ़ोगे 11 12 में आ गया था, तो इसके लिए समझा दिया। क्लियर। लूप से करंट फ्लो होगा तो वो भी कैसे पता करेंगे, वो समझ में आ गया। तीसरा है करंट थ्रू सोलेनॉइड। तीसरा क्या है चलो, सोलेनॉइड। याद है अभी कुछ देर पहले बताया था आप लोग, तो हम लोग उस सोलेनॉइड से केस को डिस्कस करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक सोलेनॉइड है बच्चे लोग, अब देखो जब इसमें से करंट पास होगा तो यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, इसी तरीके से चलेगा। यहाँ है ना, ठीक है। अब मैं अपवर्ड वाले केस की बात कर रहा हूँ, किसकी, तो करंट ऐसा होल्ड करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। अरे हाँ है ना बच्चों, तो ऐसी बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, ये लोग आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते ना, बस बना रहा हूं सिर्फ ऐसा। सेकंड कौन सा, डाउनवर्ड। सेकंड कौन सा है, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। तो डाउनवर्ड के लिए ऐसा होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं भाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बना देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, देखो दोनों सेम है, है ना। बोलने का मतलब ये है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, नॉट मैग्नेट, स्पेशली बार मैग्नेट। मैग्नेट तो सभी लोग थे ना, बट ये स्पेशल है। अगर सोलेनॉइड में से करंट पास होगा तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा, बार में। और अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई आयरन का पीस आप रख दो तो वो भी टेम्पररी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे आपको पता है मैग्नेट के साथ में लोहा वगैरह रख देते थे हम लोग, छोटी कील वगैरह, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती थी। फिर हम लोग वो कीले से दूसरे कीले को उठा के से लिफ्ट करके खेलते थे, मैग्नेट बन गया है। तो वो टेम्पररी मैग्नेट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर आयरन को रखकर उसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, तीनों केस समझ में आया। करंट थ्रू स्ट्रेट वायर, करंट थ्रू लूप एंड करंट थ्रू सोलेनॉइड। तीनों ही केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए कौन सा रूल यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, मां कसम नहीं सर, मां कसम तो नहीं, आपकी कसम खाने वाला मर जाऊंगा मैं।